मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। संस्कृत निष्ठा के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जिन मित्रों ने अभी तक संस्कृत निष्ठा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे शीघ्र ही संस्कृत निष्ठा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले संस्कृत निष्ठा के सभी वीडियोज एवं आवश्यक सूचनाएं उचित समय से आपको प्राप्त हो सके। आइए अब हम संस्कृत निष्ठा के मॉडल प्रश्न पत्रों को हल करना प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 61, कति उच्चारण स्थानानि आभ्यंतर प्रयत्नाश्च भवन्ति। कितने उच्चारण स्थान एवं आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 8 उच्चारण स्थान एवं 5 आभ्यंतर प्रयत्न। ऑप्शन नंबर बी 7 उच्चारण स्थान एवं 4 आभ्यंतर प्रयत्न। ऑप्शन नंबर सी 8 उच्चारण स्थान एवं 4 आभ्यंतर प्रयत्न। और ऑप्शन नंबर द 7 उच्चारण स्थान एवं 5 आभ्यंतर प्रयत्न। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, क्योंकि उच्चारण स्थानों की संख्या 8 होती है और आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या 5 होती है। 8वां उच्चारण स्थान पुरुष को माना जाता है, जो कि पाणिनीय शिक्षा के अंतर्गत पढ़ा जाता है। और 5 आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं, लेकिन भट्टोजी दीक्षित के अनुसार आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या 4 मानी जाती है। वो ईषद विव्रत आभ्यंतर प्रयत्न को अलग से न मान करके विव्रत में ही समाहित करते हैं। इसलिए उनके अनुसार 4 ही आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। प्रथम स्पष्ट प्रयत्न, दूसरा ईषद स्पष्ट प्रयत्न, तीसरा विव्रत प्रयत्न और चौथा संवृत प्रयत्न। ऐसा भट्टोजी दीक्षित मानते हैं। जबकि सामान्य रूप से 5 प्रकार के ही आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। पहला है स्पष्ट प्रयत्न, दूसरा है ईषद स्पष्ट प्रयत्न, तीसरा है ईषद विव्रत प्रयत्न और चौथा है विव्रत प्रयत्न और पांचवा है संवृत प्रयत्न। इसमें ह्रस्व आकार का प्रयोग संवृत प्रयत्न होता है। जब ह्रस्व आकार का प्रयोग दशा में जब प्रयोग होता है तो उसका संवृत प्रयत्न माना जाता है, जबकि व्याकरण की प्रक्रिया दिशा में ह्रस्व आकार का भी विव्रत प्रयत्न ही होता है, जो कि विव्रत में सारे स्वर समाहित होते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 62, किम असमीचीनम। इसमें क्या सही नहीं है? जो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, यह देखना है। ऑप्शन नंबर ए स्पर्श वर्णाः 25। ऑप्शन नंबर बी अंतस्ताः 4 वर्ण। ऑप्शन नंबर सी है अचः 11 वर्ण और ऑप्शन नंबर द उष्माणः 4 वर्ण। तो इसमें देखते हैं, ये स्पर्श वर्ण कादियो मावसानाम स्पर्शा वर्णा भवंती, कैसे लेकर के मैं तक के जो वर्ण होते हैं वह स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। उनकी संख्या 25 होती है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ब अंतस्थः, अंतस्थ जो वर्ण होते हैं वो 4 होते हैं, यह वह रेल, तो ये भी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर से है अच है, तो हमने जब अच की चर्चा की है तो अच के अंदर सभी स्वर आ जाते हैं और स्वरों की संख्या संस्कृत माहेश्वर सूत्र के अनुसार 9 होती है, जो कि प्रथम माहेश्वर सूत्र से लेकर के चतुर माहेश्वर सूत्र पर्यंत इनको गिना जाता है, जिनमें हलंत वर्णों की गणना नहीं होती है। हैं अच प्रत्याहार के अंतर्गत 9 वर्ण आते हैं, 9 स्वर आते हैं। अ ई उ री री ए ऐ ओ औ, ये 9 स्वर होते हैं। इसलिए अचः स्वराहा यहाँ पर एकादश दे रखे हैं, 11 दे रखे हैं, ये नहीं होगा। इसमें 9 स्वर आते हैं। और प्रत्याहार विधायक सूत्र है आदि रंतेन संहिता, ये भी ध्यान रखें। प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्रम अस्ति आदि रंतेन संहिता। और इसमें 2 ऑप्शन है। उष्माण है, उष्माण भी 4 वर्ण होते हैं, स श स है, इसलिए इसमें भी ये 4 वाला ऑप्शन, ये द वाला ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 63, 4:45 इत्यस्य संस्कृतेन व्यवहार क्रियते। 4:45 को संस्कृत में कैसे बोलेंगे, कैसे कहेंगे, इसके बारे में बताना है। ऑप्शन नंबर ए पादोन चतुर्वादनम, ऑप्शन नंबर बी पादोन पंचवादनम, ऑप्शन नंबर सी सपाद चतुर्वादनम, ऑप्शन नंबर द सपाद पंचवादनम। तो इसमें हो जाएगा 4:45 मतलब कि 5 बजने के अंदर 15 मिनट कम है, तो पादोन पंचवादनम,
ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ब, पादोन पंचवादनम। ध्यान दीजिए, जब 5 बजते हैं तो उसको बोलेंगे पंचवादनम, और जब 5:15 बजते हैं तो उसको बोलेंगे संस्कृत के अंदर सपाद पंचवादनम, और जब 5:30 बजते हैं तो उसको संस्कृत में बोलते हैं साध पंचवादनम, और जब 5:45 बजते हैं तो उसको बोलते हैं पादोन षडवादनम। इस तरीके से संस्कृत में व्यवहार किया जाता है। अगर 5 मिनट या 10 मिनट अधिक होती है तो उसमें अधिक शब्द का प्रयोग करके प्रयोग करें, जैसे पंचाधिक पंचवादनम या दशाधिक पंचवादनम। 10 मिनट अधिक हुए हैं 5 बज करके हैं, इस तरीके से भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। और अगर 5 या 10 मिनट कम है या कितने भी मिनट कम है तो उसको न्यून करके इसका प्रयोग किया जा सकता है, पंचोन पंचवादनम। जैसे 5 मिनट कम है 5 बजने में, इस तरीके से इनका प्रयोग करना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 64, तंडुलहि ओदनम पचति इत्यस्य अशुद्धि संशोधनम कुरुत। इस वाक्य का अशुद्धि संशोधन करना है। इसमें इसको पढ़ते ही हमारे दिमाग में यह बात आनी चाहिए कि पच धातु है वह द्विकर्मक धातुएं हैं, और द्विकर्मक धातुओं की चर्चा कर्म कारक में होती है। जब हम कर्म कारक को पढ़ते हैं, कारक प्रकरण को जब पढ़ते हैं, जब हमने कर्म कारक की चर्चा की थी तो हमने कर्म के बारे में बताया था, और वहां पर हमने द्विकर्मक धातुओं का उल्लेख भी किया था। उसी में ये पच धातु आती है। ये द्विकर्मक धातुएं 16 धातुएं होती है, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। धुव, याच, पच, दंड, रुद्र, प्रच, ची, भ्रू, शास, जी, मथ, मुस, नी, ह्री, कृष, वह। ये 16 धातुएं हैं, और इनके समानार्थक धातुओं का भी इनमें प्रयोग होता है। इन धातुओं के 2 कर्म होते हैं। इसलिए पच धातु के भी 2 कर्म हैं। तो यहाँ तंडुलई जो दे रखा है, ये कर्म न होकर के यहाँ पर क्या है, ये तृतीया के बहुवचन में इसका प्रयोग किया गया है। इसे कर्म बनाना है तो ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, तंडुलेभ्य ओदनम पचति। ये वाक्य बिल्कुल गलत है, क्योंकि तंडुलेभ्य में यहाँ पे ये चतुर्थी पंचमी विभक्ति है, ये नहीं होगी। उसके बाद में आता है ऑप्शन नंबर बी, तंडुलेशु ओदनम पचति। ये भी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तंडुलेशु में सप्तमी विभक्ति है, ये अधिकरण है, अधिकरण नहीं करना है। पच धातु में हमें कर्म करना है। उसके बाद में ऑप्शन नंबर से है तंडुलहा ओदनम पचति। यहाँ तंडुलहा भी नहीं होगा, ये प्रथमा के बहुवचन का प्रयोग है, ये नहीं हो सकता, ये कर्ता कारक है। उसके बाद में ऑप्शन नंबर है तंडुलान ओदनम पचति। ये वाक्य बिल्कुल सही है। तंडुलान ये द्वितीया का बहुवचन है, ये द्वितीया का बहुवचन है, इसलिए कर्म कारक है। ओदनम भी कर्म कारक है, इसलिए ये 2 कर्म है, इसको द्विकर्मक बोलते हैं। इसमें 2 कर्मों का प्रयोग हुआ है। अर्थात कर्म किसे कहते हैं ये पहले बताया था। कर्तु क्रिया आप तुम इष्टतमम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। कर्ता क्रिया के माध्यम से जिस वस्तु को सर्वाधिक चाहता है उसे कर्म कहते हैं। ये मुख्य कर्म का लक्षण है। उसके बाद में कथितंच सूत्र आया था, उसके बारे में भी हमने बताया। अपादान आदि विशेष्य ही अविवक्षितस्य कारकस्य कर्म संज्ञम स्यात्। जो अपादान आदि की जहां विवक्षाएं होती है, ऐसे कारकों की भी कर्म संज्ञा होती है। इसलिए यहाँ पर अपादान आदि की विवक्षाएं हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर कर्म संज्ञा होती है। ये गुण कर्म और ये द्विकर्मक होते हैं, इसलिए अकथंच सूत्र से इनकी कर्म संज्ञा होती है। चलिए ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है, सामान्य रूप से ये जानना है कि भाई इसकी कर्म संज्ञा होती है। ये तंडुलान भी कर्म है, इसलिए इसका द्वितीया का बहुवचन में इसका प्रयोग हुआ है। ये ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 65, आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः रिक्तस्थान भवेत् सुक्तिम पूरयत। ऑप्शन नंबर ए सुखी, ऑप्शन नंबर बी दुखी, ऑप्शन नंबर सी रोगी, ऑप्शन नंबर द मोही। तो आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत है, इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अधोलिखितम अपठितम गद्यांशम आधारीकृत्य निम्नांकिताः प्रश्नाः समाधेया। अर्थात इस गद्यांश को पढ़ करके अधोलिखित जो नीचे लिखे हुए हैं उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलिए गद्यांश को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आसताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत, और श्रीकंठ के पिता समृद्ध संपन्न थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अतः
तस्य भवने यानी उनके भवन में, उनके मकान में, सर्वविधानी यानी सभी प्रकार के हैं सुख साधनानि यानी सुख को प्रदान करने वाले साधन थे। तस्मिन विशाले भवने और उस विशाल भवन में, उस विशाल मकान में चत्वारिंशत स्तंभा आसन, चत्वारिंशत यानी 40 स्तंभ थे हैं। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः और उसके 18 प्रकोष्ठ यानी 18 कमरों में 50 गवाक्षा यानी 50 खिड़कियां थी। उसके बाद चतुश्चत्वारिंशत द्वाराणी यानी 44 द्वार थे और 63 विद्युत व्यजनानी और 63 यानी 36 पंखे, विद्युत व्यजनानी जो विद्युत यानी लाइट से चलने वाले जो पंखे होते हैं वो 36 पंखे लगे हुए थे। तत्र 10 सेवका निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म और वहां पर 10 सेवक, 10 भृत्य, 10 व्यक्ति निरंतर कार्य करते थे। परम कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति, परंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन कृषक दंपत्ति थे। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणंच आसीत और उनका जो घर था वो आडंबर से विहीन था, इन आडंबरों से हटकर के था, हैं दिखावे या भौतिक संसाधन सुख सुविधाओं से हटकर था। साधारणंच आसीत और साधारण था। चलिए इस गद्यांश का तात्पर्य को हमने समझा, अब इसके प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 66, आसन इत्यत्र धातुम लकारम च धातु लकारम वचनम च निर्दिशत, इसमें धातु लकार और वचन बताना है। तो आसन में अस धातु लंग लकार और बहुवचन का प्रयोग हुआ है। ये लंग लकार का प्रयोग है और बहुवचन में है अस धातु से आसीत, आस्ताम, आसन, इस तरीके का प्रयोग बनता है। तो इसमें देखिए कौन सा वाला ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर अस धातु लंग लकार बहुवचन, ऑप्शन नंबर स इसमें बिल्कुल सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर स पे लगाइए। अगला प्रश्न है 67, गद्यांशे आगते कृष्णमूर्ते इति पदे विभक्ति वचने चिनूत। कृष्णमूर्ते जो पद आया है इस गद्यांश के अंदर, उसके अंदर विभक्ति बतानी है। तो कृष्णमूर्ते माता पिता यानी कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धनौ कृषक दंपत्ति, वो निर्धन कृषक दंपत्ति थे। इस तरह का वाक्य प्रयोग आया, मतलब यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास होना चाहिए हैं। इसमें ऑप्शन नंबर में देखिए षष्ठी तत्पुरुष कहां पर है, तो षष्ठी के एक वचन में है। कृष्ण मूर्ते है षष्ठी के एक वचन में बनता है, जिस प्रकार से मति से मते ही बनता है ऐसे ही मूर्ति से मूर्ते ही बनता है। षष्ठी एक वचन, ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही। प्रश्न नंबर 68, आडंबर विहीनम इत्यस्य समास विग्रह अस्ति। तो ऑप्शन नंबर ए आडंबरई विहीनम, ऑप्शन नंबर ब आडंबरे विहीनम, ऑप्शन नंबर स आडंबराणाम विहीनम, ऑप्शन नंबर द आडंबरेषु विहीनम। तो विहीन शब्द जब भी आए वहां तृतीया तत्पुरुष समास ही करना है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आडंबरई विहीनम ये वाक्य, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नंबर 69, चतुश्चत्वारिंशत् अत्र संधिः वर्तते। ऑप्शन नंबर ए ष्टुत्वम, ऑप्शन नंबर ब श्चुत्वम, ऑप्शन नंबर स जस्त्वम, ऑप्शन नंबर द चर्त्वम। इसमें संधि होगी ष्चोत्र संधि। चतुष प्लस चत्वारिंशत, चतुष का शकार दंते शकार होता है, आगे चत्वारिंशत का चकार में च वर्ण का योग होने के कारण दंते शकार के स्थान पर तालव्य शकार का प्रयोग होता है, जो कि ष्चुत्र संधि के अंतर्गत दिखाई देता है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ब ष्चुत्र संधि बिल्कुल सही। अगला प्रश्न 70, समृद्ध इत्यत्र प्रत्यय अस्ति। समृद्ध इत्यत्र यानी यहाँ पर कौन सा प्रत्यय होगा। ऑप्शन नंबर ए ध प्रत्यय, ऑप्शन नंबर ब द प्रत्यय, ऑप्शन नंबर स अक्तः प्रत्यय, ऑप्शन नंबर द त्रिच प्रत्यय। इसमें ऑप्शन नंबर स अक्तः प्रत्यय बिल्कुल सही है। समृद्ध संपन्न यह अक्तः प्रत्यय है, यह भूतकालिक प्रत्यय है, यह भूतकाल के अर्थ में होता है। इसके
कत कतवतु निष्ठा एक सूत्र है, उससे इनकी निष्ठा संज्ञा होती है। और अक्तः प्रत्यय का प्रयोग हमेशा कर्म वाच्य में किया जाता है। चलिए, इसका ऑप्शन नंबर स बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखितम अपठितम पद्यांशम अवलंब्य निम्नांकिताः प्रश्नाः समाधेयाः। अब आपको 71 से 75 तक के प्रश्न नीचे लिखे इस श्लोक को पढ़ करके देने हैं। इस पद्यांश को, श्लोक को पद्यांश बोला जाता है, इसलिए इस पद्यांश को पढ़ करके उत्तर देने हैं। चलिए पद्यांश को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन तृणं न खादन्नपि जीवमानस तद्भाग ध्येयं परमं पशूनाम। चलिए अब इनके प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। इसका अर्थ एक बार समझते हैं। अर्थ है इसका, साहित्य संगीत और कला से विहीन व्यक्ति साक्षात पशु पुच्छ विषाण यानी पूछ और विषाण यानी सींग से हीन होने पर भी वह पशु ही कहलाता है। तृणं न खादनपि, जो घास को नहीं खाता हुआ भी जीव मानस यानी जीवित रहता है। तद भाग देयम परमम पशु नाम, ये पशुओं का परम सौभाग्य है। प्रश्न नंबर 71, खादन्नपि इत्यस्य संधि विच्छेद अस्ति। खादन्नपि, खादन प्लस अपि। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है खादन प्लस अपि, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है खाद प्लस अन्नपि, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है खादन प्लस न प्लस अपि, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है खादन प्लस अपि। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है, खादन प्लस अपि। ये खादन है, इसका न हलंत है। ये सत्री प्रत्यांत होते हैं इस तरह के शब्द, खादन, रुदन, हसन, लिखन, पठन, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो सत्री प्रत्यांत होते हैं। लेकिन जब खादन का जब न हलंत आता है तो यहाँ पर डमुट आगम संधि होती है, डबल न हो जाता है, डबल डबल न, जैसे प्रत्यंग आत्मा बनता है, प्रत्यंग प्लस आत्मा, खादन प्लस अपि है, इस तरह के शब्द बनते हैं, इसको डमुट आगम संधि बोलते हैं। अब आता है प्रश्न नंबर 72, जीवमान इत्यत्र प्रत्यय अस्ति। जीवमान है, इस शब्द के अंदर कौन सा प्रत्यय है, अब ये बताना होगा। ऑप्शन नंबर ए में है सत्री प्रत्यय, ऑप्शन नंबर बी में है मतु प्रत्यय, ऑप्शन नंबर सी में है अक्तवतु प्रत्यय, ऑप्शन नंबर डी में है सानच प्रत्यय। तो यहाँ पर हमारा उत्तर सही होता है ऑप्शन नंबर डी, सानच प्रत्यय, क्योंकि जीव धातु आत्मनेपदी धातु है और सानच प्रत्यय का प्रयोग हमेशा आत्मनेपदी धातुओं के साथ ही होता है, जबकि सत्री प्रत्यय का प्रयोग परस्मैपदी धातुओं के साथ होता है। सत्री प्रत्यय, शानच प्रत्यय और अक्तवतु प्रत्यय ये कृदंत प्रत्ययों में पढ़े जाते हैं, जबकि मतु प्रत्यय का प्रयोग तद्धित प्रत्ययों में आता है। ये तद्धित प्रत्ययों के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। कृदंत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जिनका धातुओं के साथ प्रयोग होता है, जबकि तद्धित प्रत्ययों का प्रयोग शब्दों के साथ या प्रातिपदिक के साथ किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नंबर 73, साहित्य संगीत कला विहीन अत्र समासः वर्तते। साहित्य संगीत और कला से हीन इस पद में समास होगा। तो ऑप्शन नंबर ए द्वितीय तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर बी तृतीय तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर सी चतुर्थी तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर डी पंचमी तत्पुरुष। इसमें ऑप्शन नंबर बी तृतीय तत्पुरुष बिल्कुल सही है। साहित्य संगीत और कला से जो हीन होता है वह तृतीय तत्पुरुष समास होता है। ये मैंने पहले भी बताया, विहीन शब्द का जब प्रयोग होता है वहां पर तृतीय तत्पुरुष समास किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 74, खादन कस्मिन् लिंगे प्रयुक्तम अस्ति। जो ये खादन ये पद दे रखा है, ये किस लिंग में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए पुल्लिंगे, ऑप्शन नंबर बी स्त्रीलिंगे, ऑप्शन नंबर सी नपुंसक लिंगे, ऑप्शन नंबर डी सर्वेषु लिंगेषु। जो खादन शब्द का प्रयोग ये सत्री प्रत्यांत प्रयोग है और सत्री प्रत्यांत पुल्लिंग प्रयोग है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए पुल्लिंगे ये बिल्कुल सही हो जाता है। स्त्रीलिंग में इसका प्रयोग खादंती बनता है और नपुंसक लिंग में इसका प्रयोग खादत बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से खादन, लिखन, हसन, पठन, रुदन इत्यादि जो शब्द होते हैं वो पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। ये सत्री प्रत्यांत होते हैं और सत्री प्रत्यय की और सानच प्रत्यय की सत संज्ञा होती है। सत्री प्रत्यांत जो प्रयोग होते हैं वो परस्मैपदी धातुओं से होते हैं और सानच प्रत्यय जो होते हैं वो आत्मनेपदी धातुओं से होते हैं। चलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 75, श्लोके अस्मिन् छंदः अलंकारञ्च निर्दिशत्।
इस श्लोक के अंदर छंद और अलंकार बताना है। जो श्लोक हमने पढ़ा था, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, इसके अंदर हमें छंद बताना है। ऑप्शन नंबर ए उपजाति छंद और रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर ब इंद्र वज्रा छंद और रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर स उपेंद्र वज्रा और उत्प्रेक्षा अलंकार। ऑप्शन नंबर द उपजाति छंद और उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसमें हमें छंद बताना है, इसमें उपजाति छंद है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, इसके अंदर उपजाति छंद और रूपक अलंकार है। इसके अंदर उपजाति छंद का लक्षण हमने पहले बताया आपको, इसके अंदर इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का मिश्रण होता है और इसमें इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा में 11 वर्ण होते हैं। इन दोनों के मिश्रण से ये उपजाति छंद निर्मित होता है, इसलिए इसमें उपजाति छंद है। और अलंकार की हम चर्चा करें तो इसमें रूपक अलंकार है और रूपक अलंकार का लक्षण होता है तदरूपकम भेदो यह उपमान उपमेय। तो उपमान का उपमेय में, उपमेय का उपमान में जब भेद आरोप कर दिया जाता है वहां पर रूपक अलंकार होता है। इसलिए यहाँ साहित्य संगीत और कला से जो हीन व्यक्ति है उसका पशु में आरोप कर दिया जाता है, पशुत्व में आरोप कर दिया जाता है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 76। संस्कृत आयोग से अध्यक्ष आसीत। संस्कृत आयोग के अध्यक्ष हैं। आयोग से ये षष्ठी विभक्ति के एकवचन में प्रयोग किया जाता है। अध्यक्ष है, अधि प्लस अक्ष है, अध्यक्ष बनता है, अधि प्लस अक्ष यण संधि करके। तो संस्कृत आयोग के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। ऑप्शन नंबर ब दौलत सिंह कोठारी। ऑप्शन नंबर स लक्ष्मण स्वामी। ऑप्शन नंबर द राममूर्ति। तो इसके संस्कृत आयोग के जो अध्यक्ष बने थे, सबसे पहले जब संस्कृत आयोग का गठन हुआ था 1956-57 में, तब 1 अक्टूबर 1956 को संस्कृत आयोग का गठन के समय डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी को इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर ए सुनीति कुमार चटर्जी ये बिल्कुल सही है, लेकिन साथ में ही इनके अन्य ऑप्शन के बारे में भी हम सामान्य चर्चा करते हैं। ऑप्शन ब में लिखा है दौलत सिंह कोठारी। तो इसको कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है और कोठारी आयोग के साथ साथ ही कोठारी आयोग को शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। 14 जुलाई 1964 को एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। 1964-66 इसका सन माना जाता है शिक्षा आयोग का, और शिक्षा आयोग का ही अपर नाम है कोठारी आयोग। और इसके बारे में हम ऑप्शन नंबर 6 के बारे में चर्चा करते हैं। लक्ष्मण स्वामी, ये लक्ष्मण स्वामी है, जो ये इसका नाम है डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। इनकी अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन हुआ था। कब हुआ था? 23 सितंबर 1952 को हुआ था। 52-53 को माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है और माध्यमिक शिक्षा आयोग को ही मुदालियर आयोग भी कहते हैं, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। अब प्रश्न नंबर इसका ऑप्शन नंबर द आता है राममूर्ति। ये राममूर्ति ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी शिक्षा से संबंधित, ये 1990 में प्रस्तुत की थी। 1900 राममूर्ति आयोग था जिसने 1990 में शिक्षाविद राममूर्ति की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया था और इन्होंने अध्यापन पर विशेष बल दिया था। इसलिए कब प्रस्तुत की थी उन्होंने? 1990 में। राममूर्ति आयोग ने 1990 में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी। चलिए प्रश्न नंबर 77। विज्ञप्ति पट्ट कीदृशम साधनम अस्ति। विज्ञप्ति पट्ट होता है, जो सूचना पट्ट होता है दिखाई देती है, वो दृश्य साधन में आती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नंबर 78। अध्यापक शिक्षा परिषद रूपे या संस्था कार्यम करोति। अध्यापक शिक्षा परिषद के रूप में कौन सी संस्था कार्य करती है? तो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है NCERT। ऑप्शन नंबर बी में लिखा है SCERT। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है NCTE। ऑप्शन नंबर डी में लिखा है CBSE। ये चार ऑप्शन हैं। इसमें से अध्यापक शिक्षा परिषद के रूप में कौन संस्था काम करती है? तो इसका उत्तर सही होता है स ऑप्शन NCTE। ये संस्था है जो कि अध्यापक शिक्षा परिषद के रूप में कार्य करती है। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। इसकी स्थापना हुई थी 17 अगस्त 1995 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है
और इसके वर्तमान अध्यक्ष मोहम्मद अख्तर सिद्दीकी हैं और इसका उद्देश्य है भारतीय शिक्षा प्रणाली के मानक प्रक्रियाएं एवं धाराओं की स्थापना एवं निरीक्षण करना, ये इसका उद्देश्य है। साथ ही एनसीईआरटी के बारे में सामान्य जानकारी। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद इसका पूरा नाम है। और इसका उद्देश्य है केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों को स्कूली शिक्षा से संबंधित नीतियों पर सुझाव देना। इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1961 में। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। और एससीईआरटी की हम चर्चा करें तो इसका मतलब होता है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना 1988 में नई दिल्ली में हुई थी। और उसके बाद में बचता है सीबीएसई। तो सीबीएसई की फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। इसकी स्थापना 2 जुलाई 1929 में हुई थी। इसके अध्यक्ष मनोज आहूजा हैं। ये इनका सामान्य परिचय है। हमारे प्रश्न का उत्तर होता है ऑप्शन नंबर से एनसीटीई, जिसकी स्थापना 17 अगस्त 1995 में हुई थी। इसकी फुल फॉर्म है राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 79। द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग मेथड्स इति पुस्तकस्य रचयिता अस्ति। द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड्स जो पुस्तक है ये किन के द्वारा लिखी हुई है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए पिंसेट, ऑप्शन नंबर बी हेराल्ड ई पामर, ऑप्शन नंबर सी बेकन, ऑप्शन नंबर डी ब्राइन। तो ये द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड्स संस्कृत निष्ठा पुस्तक में लिखा हुआ है। ये पिंसेट के द्वारा लिखी हुई है। पिंसेट महोदय ने इनकी रचना की है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है प्रश्न नंबर 80। आगमनात् निगमनम निगमनम प्रति, आगमनात् निगमनम प्रति इत्यस्य विपरीतम शिक्षण सूत्रम अस्ति। इसके विपरीत शिक्षण सूत्र कौन सा है? ये एक शिक्षण सूत्र है आगमनात् निगमनम प्रति। इसका विपरीत शिक्षण सूत्र बताना है। ऑप्शन नंबर ए उदाहरणेभ्यः नियमम प्रति, ऑप्शन नंबर बी विशिष्टात् सामान्यम प्रति, ऑप्शन नंबर सी सामान्यात् विशिष्टम प्रति, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्ता सर्वे। तो इसका उत्तर सही होता है ऑप्शन नंबर से सामान्यात् विशिष्टम प्रति, जबकि शिक्षण सूत्र होता है विशिष्टम सामान्य विशिष्टात् सामान्यम प्रति। यह होना चाहिए था जो इसके ऑप्शन बी में लिखा है विशिष्टात् सामान्यम प्रति, ये वाला बिल्कुल सही है। लेकिन इसके विपरीत की बात की तो इसका विपरीत ये उल्टा हो जाता है सामान्यात् विशिष्टम प्रति। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही उत्तर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 81। ध्वनि विज्ञाने आश्रितम कौशलम अस्ति। जो ध्वनि विज्ञान पर आश्रित कौशल कौन सा है? ध्वनि जिसमें सुनाई देती है, अर्थात श्रवण कौशल और भाषण कौशल ऐसे कौशल हैं जिसमें सुनना होता है। जो ध्वनि सुनाई देती है जिसके अंदर, वो ध्वनि विज्ञान से संबंधित कौशल होते हैं। तो कौन कौन से कौशल होते हैं? श्रवण कौशल और भाषण कौशल। देखते हैं इसमें उत्तर कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए पठनम, ऑप्शन नंबर बी लेखनम, ऑप्शन नंबर सी ए और बी, ऑप्शन नंबर द श्रवणम। तो इसमें जो श्रवण कौशल आया है ये हमारा ध्वनि विज्ञान से संबंधित है, इसमें सुनना होता है। अगर इसमें भाषण कौशल भी होता तो वह भी हमारा उत्तर ध्वनि विज्ञान से संबंधित था, श्रवणम और भाषणम। और पठनम और लेखनम लिपि विज्ञान से संबंधित है, जिसमें लिपि को पढ़ना होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 82। लेखन शैली विकसिता भवंती। जो लेखन शैली किससे विकसित होती है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए निबंधात्मक प्रश्न ही, ऑप्शन नंबर बी लघुत्तरात्मक प्रश्न ही, ऑप्शन नंबर सी वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही, ऑप्शन नंबर डी मौखिक प्रश्न ही। तो इसमें हमारा प्रश्न का जो उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए निबंधात्मक प्रश्न ही। लेखन शैली जिसमें लिखावट से, लेखन से जो शैली में सुधार होता है, जिसमें शैली की चर्चा की जाती है, शैली का परिष्कृत रूप जो देखा जाता है वो निबंधात्मक प्रश्न से पता लगता है और इसी से ही शैली विकसित होती है। इसलिए हमेशा निबंध लिखते रहना चाहिए। इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 83।
सतत मूल्यांकने योगात्मक परीक्षणम कतिवारं भवति। जब सतत मूल्यांकन किया जाता है उसमें योगात्मक जो परीक्षण होता है वो कितनी बार होता है ये बताना है। ये इससे पहले हमने बताया था, एक होता है रचनात्मक परीक्षण या प्रारंभिक परीक्षण जिसको बोलते हैं फॉर्मेटिव टेस्ट, और एक होता है योगात्मक परीक्षण समेटिव टेस्ट। जो रचनात्मक परीक्षण होता है वो साल में 4 बार आयोजित किया जाता है, 4 बार टेस्ट लिया जाता है। इसके परीक्षण में मौखिक परीक्षाएं होती हैं, और योगात्मक जो परीक्षण होता है वो समेटिव टेस्ट होता है जिसमें साल में 2 बार लिखित परीक्षाएं देनी होती है। इसमें 3 घंटे का लिखित परीक्षण होता है जो हम कहें तो अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के रूप में देते हैं। चलिए इनके ऑप्शन के बारे में हम चर्चा करते हैं। सतत मूल्यांकने योगात्मक परीक्षणम कतिवारं भवति। जब हम सतत मूल्यांकन करते हैं उसमें योगात्मक परीक्षण कितनी बार होता है। ऑप्शन नंबर ए 1 बार, ऑप्शन नंबर बी द्विवारम, ऑप्शन नंबर सी त्रिवारम, ऑप्शन नंबर डी चतुर्वारम। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी द्विवारम बिल्कुल सही उत्तर है। अब आता है प्रश्न नंबर 84, पुनर्वलनम कतिविधम। जो पुनर्वलन प्रदान किया जाता है वह कितने प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर ए 1 विधम, ऑप्शन नंबर बी द्विविधम, ऑप्शन नंबर सी त्रिविधम, ऑप्शन नंबर डी चतुर्विधम। पुनर्वलन होता है वह 2 प्रकार का होता है, द्विविधम सकारात्मक पुनर्वलन और नकारात्मक पुनर्वलन। अगला प्रश्न 85, पाठशाला विधि रस्ती है, पाठशाला विधि अस्ति। पाठशाला विधि है, किस तरह की विधि है। ऑप्शन नंबर ए नीरस विधि, ऑप्शन नंबर बी परंपरागत विधि, ऑप्शन नंबर सी पांडित्य प्रणाली विधि, ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सर्वे। तो इसमें ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सर्वे बिल्कुल सही है क्योंकि ये पाठशाला विधि है, एक नीरस विधि है, ये परंपरागत विधि है और ये पांडित्य प्रणाली विधि भी मानी जाती है, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही उत्तर है। अब प्रश्न आता है 86, हरवर्टीय पंचपदी इत्यस्य विकसित रूपो विधि अस्ति। जो हरवर्टीय जो पंचपदी है इसका विकसित रूप में कौन सी विधि है, कौन सी उस विधि का नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए प्रायोजना विधि, ऑप्शन नंबर बी व्याख्या विधि, ऑप्शन नंबर सी मूल्यांकन विधि, ऑप्शन नंबर द समीक्षा विधि। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर से है मूल्यांकन विधि बिल्कुल सही उत्तर है क्योंकि हरवर्टीय पंचपदी का जो विकसित रूप है उसको मूल्यांकन विधि के नाम से ही जाना जाता है। ऑप्शन नंबर से है बिल्कुल सही। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 87, दंडान्वय विधौ दंड कस्य प्रतीकः। जो दंडान्वय विधि है ये सबसे पहले तो काव्य शिक्षण की अर्थात पद्य शिक्षण की विधि है। और इसमें दंड कस्य प्रतीक है, ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है इसलिए इसको ध्यान दें। ऑप्शन नंबर ए शब्द से, ऑप्शन नंबर ब वर्ण से, ऑप्शन नंबर से भाषायाः, ऑप्शन नंबर द वाक्य से। तो दंडान्वय विधि में दंड वाक्य का प्रतीक है, वाक्य से प्रतीक है। ऑप्शन नंबर द इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 88, घटे समुद्र पूर्णम कस्मै विधये कथितम। घटे समुद्र पूर्णम ये किस विधि के लिए कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए पारायण विधये, ऑप्शन नंबर बी सूत्र विधये, ऑप्शन नंबर सी व्याख्या विधये, ऑप्शन नंबर द आगमन विधये। तो इसका उत्तर सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ब सूत्र विधये। ये सूत्र विधि के लिए कहा गया है क्योंकि घटे समुद्र पूर्णम सूत्र के अंदर बहुत सारी अर्थ, बहुत सारे तथ्य निहित होते हैं। एक सूत्र में ही बहुत सारी बात कह दी जाती है क्योंकि सूत्र एक संक्षेप रूप में कहा जाता है और उसके अंदर बहुत सारा सार निहित होता है, इसलिए घटे समुद्र पूर्णम। जिस पर एक घड़े के अंदर जिस तरीके से पूरा समुद्र समा गया हो, इसी प्रकार से एक सूत्र के अंदर बहुत सारे उदाहरण, प्रत्युदाहरण, अर्थ और अन्य तथ्य निहित होते हैं, इसलिए इसको सूत्र विधि के अंतर्गत पढ़ा जाता है, घटे समुद्र पूर्णम। और ये चारों जो ऑप्शन है पारायण विधेय, सूत्र विधेय, व्याख्या विधेय, आगमन विधेय, ये सब व्याकरण शिक्षण की प्राचीन विधियां हैं। ये व्याकरण शिक्षण की प्राचीन विधियों के अंतर्गत इनको पढ़ा जाता है। अब आता है प्रश्न नंबर 89, अनेकार्थक शब्दानां काठिन्य निवारणम केन विधिना कारयितव्यम।
इसमें लिखा है अनेकार्थक शब्दानाम, जो अनेक अर्थ को द्योतित करने वाले जो शब्द होते हैं उनका काठिन्य निवारण किस विधि के द्वारा करना चाहिए या करवाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए तुलना विधि ना, ऑप्शन नंबर ब वाक्य प्रयोगेण, ऑप्शन नंबर स व्युत्पत्ति विधि ना, ऑप्शन नंबर द टीका विधि ना। तो इसमें सबसे अच्छा उत्तर हमारा क्या होना चाहिए बताइए। 89 में ऑप्शन नंबर व वाक्य प्रयोगेण। तो अनेकार्थक शब्दों का जब प्रयोग करना हो तो वाक्य प्रयोग के माध्यम से इनका अच्छी तरीके से काठिन्य निवारण किया जा सकता है। चलिए प्रश्न नंबर 90, अनुवादस्य कति भेदाः, अनुवाद के कितने भेद होते हैं, अर्थात अनुवाद के कितने प्रकार कितने भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए द्वौ भेदाः, ऑप्शन नंबर ब त्रय भेदाः, ऑप्शन नंबर स चत्वारः भेदाः, ऑप्शन नंबर द पंच भेदाः। तो इसमें हमारा उत्तर सही होता है ऑप्शन नंबर ब त्रय भेदाः। हैं, अनुवाद के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अक्षरशः अनुवाद, छाया अनुवाद या भावानुवाद और तथ्यानुवाद। अर्थात पहले नंबर पर आता है अक्षरशः अनुवाद, इसमें अक्षर से अनुवाद किया जाता है। दूसरा नंबर आता है छाया अनुवाद या भावानुवाद, जिसको भावानुवाद के नाम से भी जाना जाता है। और ऑप्शन नंबर 3 और तीसरे नंबर का जो अनुवाद होता है वो होता है तथ्यानुवाद, जिसको इस अनुवाद को सर्वोत्तम शैली में माना जाता है, सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, वह है तथ्यानुवाद। चलिए अनुवाद के 3 भेद आपको बताए, अक्षरशः अनुवाद, छाया अनुवाद और तथ्यानुवाद। ठीक है, इस तरीके से हमारे ये 90 प्रश्न पूरे हुए। तृतीय प्रश्न पत्र आज हमारा संपूर्ण हुआ। मुझे विश्वास है आपको अवश्य ये प्रश्न पत्र पूरा समझ में आया होगा। आप इसको पढ़ करके पूरे इस वीडियो को सुन करके और समझ करके अन्य इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी प्राप्त कर सकेंगे, जिससे आप परीक्षा में आसानी से अपने प्रश्न पत्र को हल कर पाएंगे और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। कृपया वीडियो अच्छा लगे तो संस्कृत निष्ठा के YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे संस्कृत से संबंधित सभी वीडियोज व जानकारी सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।